हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हमें कवर करनी है। इसमें से कुछ कैबिनेट की भी न्यूज़ होगी, कैबिनेट अनाउंसमेंट्स को लेकर, और कुछ आरबीआई ओरिएंटेड भी होगी। तो कैबिनेट अनाउंसमेंट से ही शुरुआत करते हैं। सो कैबिनेट डिसाइडेड विथ द just give me 1 minute. Yes, cabinet decided to go with the permanent Ladakh bench of the Jammu Kashmir High Court. So basically हाई कोर्ट तो जम्मू कश्मीर का ही रहेगा, बट जो बेंच है, बेंच का मतलब ब्रांच की होती है कि तो लद्दाख ब्रांच ओपन करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब लद्दाख ब्रांच ओपन करने का रीजन क्या है? बिकॉज लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटोरी, तो अलग से ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के जो भी रेसिडेंट्स है उनको। और इसीलिए ये अनाउंसमेंट बड़ी क्रूशल रहेगी फॉर द यूनियन टेरिटोरी। सो एग्जाम के लिए भी काम का है, तो ये फैक्टर ध्यान रखिएगा। सो 20 अगस्त को ये चीज अनाउंस की गई कैबिनेट की तरफ से। कैबिनेट का अप्रूवल रहा तो ऑब्वियसली जो खर्चे होते हैं, जो स्पेंडिंग्स होती है, वो काफी इजी बन जाएगा। So New Ladakh bench will add the third judicial location. So श्रीनगर में ऑलरेडी एक बेंच है, मींस एक ब्रांच है, जम्मू के अंदर ऑलरेडी एक ब्रांच है, अब ये लद्दाख के अंदर तो 3 ब्रांचेस यहाँ पे हो जाएगी। अब ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच विल वर्क फॉर द लेह एंड कारगिल के, या फिर बाकी जितना भी लेह लद्दाख वाली जो यूनियन टेरिटोरी है उसके लिए। देखो सीन क्या है, छोटा सा एरिया है, इट्स वेरी स्मॉल एरिया, नो डाउट अबाउट दैट, बट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, एंड दैट्स व्हाई ये अनाउंसमेंट बड़ी जरूरी है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे स्टेट्स जो बड़े बड़े हैं, काफी बड़े स्टेट है, पर आपको सिर्फ एक ही ब्रांच बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलती है। बट इज अ स्मॉल स्टेट बट डिफिकल्ट टू ट्रैवल, एंड दैट्स व्हाई अनाउंसमेंट किया गया। Mirza Fakhrul Islam Alamgir, named as the new president of बांग्लादेश। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी फिलहाल सॉरी इलेक्शंस के बाद चल रही है, कि उसी पार्टी से ये विजेता है एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। सो पार्लियामेंट्री वोट, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री वोट होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के लिए पार्लियामेंट्री वोटिंग यहाँ पे की गई है, एंड ही इज अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश के। तो ये एक फैक्टर बड़ा जरूरी होगा एग्जाम के लिए। एक बार कमेंट सेक्शन में बांग्लादेश के पीएम का नाम डाल दीजिएगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश, एक बार वो बता दीजिएगा। Now, Supreme Court revises industry definition under the labor law. Supreme Court of India ने 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, काफी हेवी बेंच है। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर आप देखोगे 3, 5, 7, 9, सो आपको ऑड नंबर्स में ही देखने को मिलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर 9 का है तो काफी बड़ा बेंच है। 9 जजेस ने मिलके ये अनाउंसमेंट किया कि इंडस्ट्री सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, the bench as led by the Justice Suryakant sir and dealt the scope of 1978 Bangalore water supply sewage। अब ध्यान दीजिएगा, defines industry for the purpose of industrial dispute adjudication in India. The provision is central to application of labor protection dispute resolution jurisdiction of the labor court. Okay. So Supreme Court held 5:4 majority that classic triple test from 78 case requires further refinement. The court also held 6-3 majority that reference seeking reconsideration of the judgment validity made and maintainable. So पुरानी जो चीज है उसमें चेंजेस, देखो अब एक बात है, लॉ के अंदर बदलाव करना है, लॉ के अंदर चेंजेस करने हैं, तो वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द लॉ एट द सेम टाइम। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे लॉ की बात हो रही है। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 डेफिनेशन में अभी ओवर द पीरियड चेंजेस करने बहुत जरूरी है, बदलाव करने बहुत जरूरी है, यही फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। जरूरी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी के बदले आने वाले पार्लियामेंट्री सेशंस में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज लेबर लॉ के चेंजेस ये बड़े सिग्निफिकेंट और हेवी चेंजेस यूजुअली माने जाते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ ना हो, मिस्टेक ना हो, यही फोकस रहेगा कि यस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स अ पैनल टू प्रोब पुलिस एक्सेसेस के। अब क्या है कि 5 मेंबर इंक्वायरी कमिटी बिठाई गई है कि फैक्ट फाइंडिंग प्रोब फॉर एलिगेशंस
जस्टिस सूर्यकांत सर के ये इस बेंच को लीड कर रहे थे। अब जो जंतर मंतर पे जो भी स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन हुए उसमें या फिर बिहार के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए स्टूडेंट्स के, आपने देखा हो बिहार में AK-47 लेके पुलिस वाले घूम रहे थे। अब यहाँ पे काफी डिबेट है, सोशल मीडिया ओरिएंटेड डिबेट होगी कि पुलिस ने सही किया गलत किया, पुलिस ने कितना एक्सेसिव यूज किया, वायलेंस स्टूडेंट के तरफ से कितना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फैक्टर्स यहाँ पे है। तो इसीलिए इस चीज की सही से इंक्वायरी करने के लिए ये बड़ी कमेटी बनाई गई है। सो दिस हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर सुभाष रेड्डी एज ए चेयरपर्सन। Other members, former Chief Justice of Punjab Haryana High Court Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla and retired Meghalaya DGP Dr. LR Bishnoi। तो ये बड़े बड़े लेवल के लोग यहाँ पे अपॉइंट किए गए। ऑब्वियसली ऑल आर द रिटायर्ड ऑफिसर्स और द रिटायर्ड जजेस एंड दे विल इंक्वायर। अभी हाई पावर्ड कमिटी इज हेडेड बाय हुम, दैट कैन बी द क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोनपे मेटी साइन MOU टू इंटीग्रेट पल्स प्रो विथ गति शक्ति। अब ये क्या कंसेप्ट है? फोन पे सबको पता है इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किए फॉर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पल्स प्रो अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल। PM गति शक्ति हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है। सो पल्स प्रो इस डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को इंक्लूड किया गया है। अभी जो डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है इट विल बी हेल्पफुल टू क्रिएट अ डेटा सेट। एग्जैक्टली, अब देखो गति शक्ति में अलग अलग चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसका जियो इंफॉर्मेटिक्स, उसका डेटा जो है जियो स्पेशल स्पेशल बेस्ड एप्लीकेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सबका डेटा रहता है। तो उसी डेटा को एक सही प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज करने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम है पल्स प्रो। अब पल्स प्रो फोनपेज एंटरप्राइज डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म launched in 30th of July. It converts aggregate and anonymized transaction data into near real-time market signals. The platform uses data more than 700 million registered user. अब इन्होंने जो डेटा है ये डेटा बेसिकली जो ट्रांजेक्शन, क्योंकि फोन पे इज अ फिनटेक कंपनी, तो इन्होंने ट्रांजेक्शन के एंगल में इस डेटा को शुरू किया। अब यही जो पोर्टल है डेटा वाला पोर्टल, ये PM गति शक्ति यूज कर रही है अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए। सो इनका जो डेटा पोर्टल है ऑब्वियसली फोन पे इज यूजिंग फॉर ट्रांजेक्शन पर्पसेस, वेयरएज जहां पे इंडियन पोस्टल कोड सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिंक की गई है। अब सेम चीजें गति शक्ति अपने पर्पस के लिए यूज करेगी। फाइनेंशियल पर्पस तो नहीं है गति शक्ति का, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इतने हेवी नहीं रहेंगे वहां पे, बट जो भी वर्क हो रहा है उसकी बात की जाएगी। नाउ इंडिया में जोनल काउंसिल्स की मीटिंग होती है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल, ऐसी जोनल काउंसिल्स की मीटिंग होती है। और जोनल काउंसिल की मीटिंग को हमेशा देश के होम मिनिस्टर लीड करते हैं, ऑलवेज इट इज अ रूल। जोनल काउंसिल की मीटिंग्स आर ऑलवेज हेडेड बाय होम मिनिस्टर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट। अब जिस जोन की मीटिंग है उस जोन के स्टेट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब मीटिंग थी सदर्न जोन की और दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन कोवलम नियर महाबलीपुरम, यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ऑब्वियसली तमिलनाडु के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हो तमिलनाडु के CM साहब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सदर्न स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुदुचेरी, तो सदर्न स्टेट्स में ऑब्वियसली यहाँ पे बात होगी आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड पुदुचेरी दैट इज अ यूनियन टेरिटोरी। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ के लीडर्स प्रेजेंट थे, और जिसमें बेसिकली जोनल काउंसिल में होम मिनिस्टर के साथ जितने भी स्टेट उस रीजन में आते हैं उस सबके चीफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन सारे स्टेट्स के मेन गवर्नमेंट लीडर्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं और उनके हिसाब से मीटिंग कंडक्ट की जाती है। बाकी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, कि बाकी इतना बस इतना याद रखिएगा कि जोनल मीटिंग्स क्या होती है और उसके चेयरपर्सन हमेशा कौन रहते हैं। Reliance Industry proposes India's first integrated underground coal gasification complex। कि अब ये जो न्यूज है ये हमारे लिए बड़ी काम की है। रिलायंस इंडस्ट्री प्रपोजेस इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स इन आंध्र प्रदेश। कोल गैसिफिकेशन को लेकर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। कोल माइनिंग करने से पहले हम ये जो कोल जो गैसेस होते हैं उसको कैप्चर करके उससे एनर्जी डेवलप करते हैं। उसको कोल गैसिफिकेशन कहते हैं अंडरग्राउंड। तो आपको कोल
माइंस को पूरी तरीके से यूज करने की, ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डीप कोल रिजर्व्स के लिए आप ड्रिलिंग कीजिए, ड्रिलिंग करके हॉट वाटर या समटाइम्स हॉट एयर उसके अंदर डालते हैं, जिससे gases capture की जाएगी and those gases will be used for the energy purposes. So underground coal gasification in situ process that converts coal into synthesis gas or syngas without conventional mining, and the method use controlled injection of oxidants. Deep coal seems to produce a combustible gas mixture. तो ये एक फैक्टर है। अब इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, नहीं तो ब्लास्ट होने के चांसेस है, बिकॉज आप वहां पे जो कोल है उसे बर्न करके वहां से गैसेस जनरेट कर रहे हो, कंबशन आप बेसिकली कर रहे हो, और वो कंबशन बड़ा डेंजरस भी बन सकता है। इसलिए बहुत ही बढ़िया और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट है। तो प्रपोज हैज 3 stages. First stage is a pilot exploration phase with 3,000 crore scheduled from the third quarter 2026, fourth quarter 2027. The second will be develop phase 28 to 30 2030, 1,20,000 करोड़ यहाँ पे लगेंगे, और थर्ड फेज विल बी प्रोडक्शन फेज फ्रॉम 2030, सो 1,50,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है। सो इनिशियली बजट एलोकेशन थोड़ा कम रहेगा। ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री पूरा यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी विद द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखिए सिंगैस कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन, मिथेनॉल, यूरिया, अमोनिया, सिंथेटिक फ्यूल, इन सब के लिए यूज होता है, एंड दिस विल बी यूज फॉर फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्री, फ्यूल गैस। तो काफी सारे यूजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इंडिया एंड जापान साइन मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट। सो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम द जापान, दे साइन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। वैसे भी हमारी क्वाड कंट्रीज के अंदर जापान आता है। जापान इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब नेवी के लिए ऑफिशियली ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया। रेगुलर नेवी शिप विजिट्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जीमेक्स वैसे होता ही है हमारा कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो जीमेक्स वाला नाम याद रखिएगा, वैसे आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे एक मैरीटाइम एग्रीमेंट है जिसमें बाकी भी सारी चीजें इंक्लूडेड रहेगी, एक दूसरे को हर तरीके से मदद करने के लिए। टू मुंबई डॉक्टर्स टू रिसीव निशान ए इम्तियाज अवार्ड। निशान ए इम्तियाज ये पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मुंबई बेस्ड पारसी डॉक्टर्स को मिल रहा है। इसका मतलब दिस डॉक्टर्स विल बी एंटी नेशनल, ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि अवार्ड इनको क्यों मिल रहा है। ये पारसी डॉक्टर्स है, डॉक्टर जल रतानजी पटेल एंड डॉक्टर जल दैभोकू के रेडियोलॉजिस्ट, बोथ लिंक टू बॉम्बे 1946, उस टाइम की बात की जा रही है कि the doctors associated with the medical examination of Muhammad Ali Jinnah in Bombay, and historical accounts state that examined X-rays concluded he had terminal tuberculosis and life expectancy of 1 to 2 years. Muhammad Ali Jinnah is obviously everyone knows the father of Pakistan इनको कहा जाता है। अब जब ये ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई, के वो मुंबई में रहते थे, के उनका पूरा पॉलिटिकल करियर, लॉ करियर सारा मुंबई में था। जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ, ही शिफ्टेड टू पाकिस्तान, बट बिफोर गोइंग टू पाकिस्तान और बिफोर ऑफिशियल क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, ही वाज डायग्नोज्ड विद ट्यूबरकुलोसिस। तो ये पहले से पता था कि इनकी जिंदगी ज्यादा साल की नहीं चलेगी, कि ट्यूबरकुलोसिस से इनकी डेथ होने वाली है, और तब इतने मेडिसिन भी नहीं थे के। तो ये जो दो डॉक्टर्स थे, ये दो डॉक्टर्स उनके फिजिशियन थे, और जो रेडियोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी कहा था कि हार्डली 1 से 2 साल ये जी सकते हैं। तो ये जो कंफर्मेशन डेटा था कि, तो इसीलिए इन डॉक्टर्स को निजाम इम्तियाज अवार्ड दिया जा रहा है। ऑब्वियसली बोथ द डॉक्टर्स आर नॉट अलाइव टुडे, ये तो सीधी सीधी बात है, बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। ये दोनों भी इंडियन ही रहे थे इवन आफ्टर पार्टीशन, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पब्लिक को एंटी नेशनल बोलने के लिए वक्त नहीं लगता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई स्टील प्लांट लॉन्चेस CO2 डैशबोर्ड। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट ने कार्बन एमिशन फ्रॉम भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, के इसे चेक करने के लिए CO2 डैशबोर्ड क्रिएट किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में इनका काफी बड़ा, काफी ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पे स्टील प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पे होता है। तो उसी प्लांट से निकलने वाले CO2 के लिए, इसके अलावा चंद्रपुर विच इज इन महाराष्ट्र, यहाँ पे फेरो अलाय प्लांट है, तो इन दोनों के लिए ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। CO2 एमिशन कितना होगा ये चेक करेंगे। सो जैसे
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। देखो इसका पर्पस क्या कि व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट द CO2। सबसे पहले तो हमें जीरो CO2 पे जाना है। जीरो CO2 हमारा मेजर पर्पस है। 2070 तक तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना CO2 एमिट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है कि दूसरे कंट्रीज को जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात यूरोपियन यूनियन की करेंगे, व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्रीज, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितना CO2 हमने एमिट किया, हमारे पास ऑफिशियल डेटा होना चाहिए। और इसीलिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपियन कंट्रीज में है, जिसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, तो उसी मेजर पर्पस के लिए ये पॉइंटर मेंशन किया गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, सवाल पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है, हेवी है। इंडिया लॉन्चेस ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑपरेशंस एट IGI एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, सो ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑपरेशंस की शुरुआत की गई है। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है। So scale up network connected 4 domestic origin stations, namely Bengaluru, Ahmedabad, Mumbai, Hyderabad, with 2 international destinations, London and Copenhagen. ट्रांसशिपमेंट देखो क्या होता है कि जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक सिटी से दूसरे कंट्री अगर आपका सामान जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है चेन्नई, दिल्ली, फ्रैंकफर्ट के। सो इफ यू वांट टू सेंड समथिंग तो ट्रांसशिपमेंट, तो जैसे लोग ट्रैवल करते हैं ना कि आपकी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, सो आप चंडीगढ़ से निकल रहे हो, चंडीगढ़ से आप दिल्ली जाओगे, फिर दिल्ली से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी सपोज लंदन के लिए, या सपोज आपकी दुबई के लिए रहेगी, फिर दुबई से आप शायद लंदन की फ्लाइट पकड़ोगे, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है। सेम वे जो हमारा कार्गो है वो भी इस तरीके से जा सकता है, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट या ये इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई है। तो पायलट प्रोग्राम 20 जून 2026 स्टार्ट हो गया था कि एंड टू एंड बाय एयर इंडिया। अब इसे ऑफिशियली, क्योंकि पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, तो अभी इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया, वही पॉइंटर यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एनफोर्स 9 सीम लिमिट यूजिंग सब्सक्राइबर फोटोग्राफ्स के। 9 सीम लिमिट के। सो 17 अगस्त का सर्कुलर है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उनका डिपार्टमेंट का ये कहना है that the rules falls on that date. The individuals in India can hold maximum of 9 mobile connections across operators, while Jammu Kashmir, Assam, Northeastern lower limit of 6 connections. फ्रॉड को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये लिमिट है कि एक बंदे के पास 9 सिम हो सकते हैं, पर अगर आप जम्मू कश्मीर, आसाम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, तो केवल 6 सिम की परमिशन एक पर्सन के नाम पे है, एक डॉक्यूमेंट या फोटो डॉक्यूमेंट के ऊपर है। ये पॉइंट जरूर मेंशन किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ताकि करप्शन, साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए हेल्प मिलेगी। विशाखापट्टनम गेट्स द न्यू सबमरीन रेस्क्यू टेस्ट फ्लिंट। न्यू शोर बेस्ड लॉन्च रिकवरी सिस्टम। ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट की बात हो रही है, सबमरीन नहीं है, सबमरीन रेस्क्यू टेस्ट फ्लिंट की बात यहां पे की जाएगी। सो सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ये क्रिएट किया गया, ईस्टर्न यूनिट है ये हमारे देश का, विशाखापट्टनम में इसे डेवलप किया गया। ऑब्वियसली नेवी यहाँ पे इन्वॉल्व है। होता है ना सबमरीन के एक्सीडेंट्स होंगे, सबमरीन में आग लगेगी, सबमरीन में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, तो उसके लिए ये रैपिड रिस्पांस फोर्स या उनको क्रॉस चेक करने के लिए क्या इश्यूज है, इसके लिए ये एक सिस्टम बनाई गई है, इस सिस्टम के भरोसे मदद की जाएगी अगर इनकेस कोई एक्सीडेंट्स या कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती है, तो ये फैक्टर ध्यान में रखना या इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए। के आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु रेजेस CMCHIS कवर टू 25 लाख के। चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जैसे हमारे देश में आयुष्मान भारत है जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम तमिलनाडु की है, और उसका सपोर्ट 5 लाख से भी 25 लाख कर दिया है। सो दैट इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट डन बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट के। सो अप्रूव्ड न्यू हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स लिंक टू पब्लिक हेल्थ केयर, कैंसर केयर, नर्सिंग, एजुकेशन, मैटरनिटी बेनिफिट के इज अ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ तमिलनाडु। आयुष्मान भारत तमिलनाडु में इंप्लीमेंट होती है, पर मैं जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि वी कैन चेंज द नेम्स, स्टेट कैन चेंज द नेम्स, और स्टेट कैन ऐड सम बेनिफिट फ्रॉम देयर साइड, वो अपने साइड से भी बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, तो वही फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बड़ा मेजर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। डिजिटल भारत निधि साइंस भारत नेट एग्रीमेंट विद छत्तीसगढ़। डिजिटल भारत निधि के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है भारत नेट प्रोग्राम के लिए।
ये डिजिटल भारत निधि बेसिकली क्या है कि भारत नेट का मतलब है ऑप्टिक फाइबर नेटवर्किंग जो चल रही है फॉर कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। सो उसके लिए भारत नेट नाम का प्रोग्राम हमारे पास है। उसी भारत नेट प्रोग्राम के अंदर ये फंडिंग यूज की जाती है, तो उसी को भारत निधि ये नाम दिया गया, जो छत्तीसगढ़ में अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ इसके लिए टाई अप किया गया है। Now next is parliamentary panel seek 20% cap on the medicine price gap। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इन्होंने कहा है कि अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर recommended that the gap between the landing price of medicine or medical device and its maximum retail price should not exceed 20%। Suppose for example किसी कंट्री से आप मेडिसिन ला रहे हो या फिर आप भारत में मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कि उसकी जो लैंडिंग प्राइस सपोज 20 रुपए है, 20 रुपीज है, के सो अगर जब आप इसे मार्केट में लेके आओगे तो प्राइस बढ़ेगी प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए, और वो 20% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, एट द मैक्स 20%। सो लैंडिंग प्राइस इज द एंट्री कॉस्ट विच अ मेडिसिन और मेडिकल डिवाइस रीचेस द मार्केट। So maximum retail price or MRP is the highest price printed on the pack of the sell to consumers। तो इसमें 20% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि मेडिसिन बहुत महंगे हो जाते हैं। दैट्स वाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय अगर होगा तो सबको फिर उसके तरफ काफी सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा, काफी सीरियसली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत मेजर चीज है। इससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स 9450 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट्स के कैबिनेट ने 19th ऑफ अगस्त को 9450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है। 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा एंड तमिलनाडु। अब इस न्यूज को इतना डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा कहता हूं कि ऐसी न्यूज को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। एनटीए इंट्रोड्यूसेस 4-tier क्वेश्चन पेपर चेक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसके चक्करों में काफी पेपर लीक और फ्रॉड की चीजें देखने को मिलती है। So the agency also removed 600 experts from its panel, began onboarding new specialists, announced changes in staffing, security and examination operations, और साथ में पेपर चेकिंग का 4-tier एक सिस्टम लॉन्च किया। 4 tier के अंदर पेपर चेकिंग की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एनटीए काम करता है, तो पेपर जो है, और उसके अलावा NTA said that shifting offices to new premises on war footing, the new premises will be reinforced security by the Central Industrial Security Force CISF के द्वारा सारा चीज चेक की जाएगी। ओके, so agency also plan to induct 2025 new officials over the next 2 to 3 weeks। It has advertised 10 professional leadership posts including chief technology officer, chief information security officer। तो ये भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। तो सारा स्टाफ सब कुछ चेंज हो रहा है, बिकॉज फ्रॉड्स काफी सारे हुए, तो ऑब्वियसली इस फ्रॉड में कोई ना कोई इंटरनली तो इन्वॉल्व होगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए सारा का सारा स्टाफ यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड बैलेंस राइजेस टू 8452। पीएम केयर्स फंड जिसकी काफी चर्चाएं होती है, काफी डिबेटेबल, काफी कंट्रोवर्शियल फंड है। कोविड-19 के टाइम पे इस फंड को बनाया गया था, के और इस फंड पीएम केयर फंड का पर्पस है कि जो भी जैसे पीएम का फुल फॉर्म एक बार है, सिटीजन असिस्टेंस और रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो ये फुल फॉर्म से आपको समझ में आएगा कि ये फंड एग्जैक्टली क्यों क्रिएट किया गया। अब 31 मार्च 2025 तक की बात करें तो इस फंड में 8452.07 करोड़ का फंड अवेलेबल है। के ये फंड बेसिकली यूजुअली इसलिए क्रिएट किया गया था कि कोविड-19 में जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई, उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये फंड, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस फंड का यूज हम बेसिकली कर सकते हैं। एंड दैट वाज अ मेजर रीजन बिहाइंड दिस फंड। फंड में कितना पैसा है ये ध्यान रखिएगा। इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन 230 मिलियन चेन्नई वाटर लोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 230 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है के विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर चेन्नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी एंड सेवेज प्रोजेक्ट। इस पर्पस के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट सी न्यूज है, बड़ी क्रूशियल सी न्यूज है। आई होप यहाँ पे गड़बड़ आप ना करें। सो पर कितना अमाउंट का लोन है, किस पर्पस के लिए लोन है और किससे लोन लिया गया, ये मेजर फैक्टर्स भी अगर आपको पता रहे तो भी एग्जाम के लिए मोर देन इनफ रहेगा। India's first large-scale biopolymer plant set for October launch। कि इंडिया का पहला
बायोपॉलीमर, लार्ज स्केल बायोपॉलीमर प्लांट है, छोटे प्लांट्स हमारे पास है लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, इसे अक्टूबर मंथ में कमीशन किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट है। अब जो बायोपॉलीमर है, वी यूज दिस बायोपॉलीमर बायोलॉजिकल सोर्सेस, प्लांट बायोमास, स्टार्च, शुगर बेस्ड फीड स्टॉक, इसका हम लोग यूज करते हैं के, एंड इट विल कन्वर्ट लोकली ग्रोन शुगर केन इनटू शुगर and into polytic acid and commonly called as a PLA, biodegradable thermoplastic. So in that way it will be used. So biopolymer का यूज कर रहे हैं जो डिग्रेडेबल रहेगा, एंड इसका सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया का लार्ज स्केल, और वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किया जा रहा है, तो ये फैक्टर भी ध्यान रखेगा। आशुतोष परिदा टू रिसीव 47th सरला पुरस्कार के, ओडिया पोएट है आशुतोष परिदा, बट ही वाज अ साइंटिस्ट, इज अ रिटायर्ड साइंटिस्ट नाउ के, बट एट द सेम टाइम ही वाज अ पोएट आल्सो। सो इन्होंने अपनी खुद की पोएम्स लिखी हुई है, वन ऑफ द वेरी फेमस, सो इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है सरला पुरस्कार। सो अ साइंटिस्ट टर्न पोएट एंड ही इज रिसीविंग ओडिशाज वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। India Mauritius signed oil and gas cooperation. Mauritius, a small island country, पोर्ट लुइस इज द कैपिटल, काफी इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया हमारे देश के पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर टू हेल्प द मॉरिशस रिगार्डिंग द पेट्रोलियम, ये एक फैक्टर यहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश साइन एमओयू विद आईएसबी फॉर फॉरेस्ट इकोनॉमी। आईएसबी इज बेसिकली भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, का ये है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है, तो इसके लिए ये इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगी। सो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट संजय सूद साहब यहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके अगुवाई में ये एग्रीमेंट साइन किया गया। सो इट कवर्स द forest pastoral economy assessment of Himachal Pradesh, which has a large share of rural livelihood linked forest grazing lands, non-timber forest produces in that way. ये मेजर पर्पस है कि किस तरीके से फॉरेस्ट इकोनॉमी डेवलप की जाए, इन दैट वे इट वाज मेंशन। ISRO's former chairperson S सोमनाथ अपॉइंटेड एज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ लोग अपॉइंट किए थे। 21 मेंबर्स है सेंट्रल बोर्ड के अंदर, 21 में से एक आरबीआई गवर्नर है, 4 आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर है, 4 लोग हैं जो अलग अलग जो रीजनल लोकल बोर्ड है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आरबीआई की तरफ से 2 लोग आपको देखने को मिलेंगे के, एंड प्लस 10 लोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है के। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 और 4 8 9 10 11 और ये टोटल 21 लोग हैं। अब ये 10 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आनंद महेंद्रा सर, इनको अभी री अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट 4 साल के लिए, और सोमनाथ सर जो इसरो के हेड थे उनको भी आरबीआई के बोर्ड पे। अब बाहर से 10 लोग क्यों अपॉइंट करते, बिकॉज डिफरेंट माइंडसेट होना बहुत जरूरी। तो आप देखिए रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, आनंद महेंद्रा, एस सोमनाथ, अनुराधा ठाकुर, संजय लोहिया के, ये कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। दीज पीपल आर री अपॉइंटेड ओवर हियर, तो ये भी एक फैक्टर एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, सो दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं। IRDA bars नीवा बोपा फ्रॉम द ब्रांच एक्सपांशन। नीवा बोपा इंश्योरेंस कंपनी आपको पता होगी, इसके ऊपर 6 मंथ्स के लिए बैन लगा दिया कि आप 6 मंथ्स के लिए कोई नई ब्रांच ओपन नहीं करोगे। प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए गए के, रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं, मैनेजमेंट नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, तो ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नीवा बुपा के ऊपर लगाया गया है। ये प्रॉब्लम्स बैंकों के साथ कई बार हमने देखी, इस बार IRDA ने ये पॉइंटर मेंशन किया गया है। मैंने एक मेजर क्लाइमेट फाइनेंस कंसेप्ट एंड इंस्ट्रूमेंट को लेके एक आर्टिकल डाला। UNFCCC कई बार न्यूज में होती है, क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत बार चर्चा होती है इंटरनेशनल लेवल पे, इवन नेशनल लेवल पे। तो मिटिगेशन फाइनेंस ऐसा फंड जो कार्बन एमिशन कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए यूज करेंगे। एडेप्शन फंड जो क्लाइमेट चेंज वाले चीजों को एडेप्ट करने के लिए, एंड फंडिंग इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस अलग अलग कंट्रीज में है। तो उसी के एंगल में सारी टर्म, सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डिटेल में डाल दिए, जरूर पढ़िए। जैसे ग्रीन बॉन्ड क्या है, ब्लू बॉन्ड क्या है, ये ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ग्रांट कंसेशनल लोन्स, तो काफी बढ़िया आर्टिकल है, एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज क्लियरली मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट। तो एक बार इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड।
फॉर द डे। के मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिएगा, बाय।